Friends, I am Nadeem Abbasi, which presents World of Education. So let's start CBSE Class 8 Science Chapter Metals and Non-Metals. So let's start the chemical properties of metals and non-metals, in which we studied in previous video and continue in this video. So अब आगे बढ़ते हैं जो हमने पिछली वीडियो में जहाँ पर ख़त्म कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा मेटल या नॉन मेटल तो क्या होगा। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, आप इससे फेमिलियर हैं। कौन से फिनोमिना से? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पे रंग लगने से आप वाकिफ़ हैं। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड, आपको वो याद करना होगा किससे आपकी जंग लगती है, जंग बनती है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी भी करी होगी जलाने की मैग्नीशियम रिबन को हवा में, और अगर नहीं करी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसे करके दिखाऊंगा। You had learned that in both the processes oxide formation take place, आपने ये याद करा होगा that in both the cases, आपने ये सीखा होगा कि दोनों प्रोसेस में ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी जैसा आपने 7th क्लास में पढ़ा था। आयरन को हम लिखते हैं Fe, ये होता है इसका सिंबल Fe, और ऑक्सीजन का ये होता O2 मॉलिकुलर फार्मूला, और वाटर का होता है H2O, इसका ये मॉलिकुलर फार्मूला होता। तो अब इनके रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, इस रिएक्शन को आपको पूरा करना होगा। अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उससे करके बता दूँगा। कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा आपको। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2, अब इससे क्या रिएक्शन होगी। सो अब आ जाते हैं एक्टिविटी 4.3। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब चेक करते हैं जंग कैसी होती है, नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म, कैसी जंग बनी है हमारी एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। और वो किसके रिएक्शन से बनी है, किस चीज़ से? लोहे पर रिएक्शन हुई है, लोहे में जो हमारी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है और पानी की। Collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water, आपको एक स्पूनफुल ऑफ रस्ट यानी चम्मच भर जंक लेनी होगी, रस्ट, एंड डिज़ोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसे आपको पानी में घोलना होगा। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर, आप ये देखेंगे उसमें कि जंक जो थी वो ऊपर रह जाती है, सस्पेंडेड इन वाटर, नीचे नहीं बैठती, एंड डू नॉट सेटल डाउन। शेक द सस्पेंशन वेल, अब उसको आपको बहुत शेक करना होगा, हल्का हल्का हिलाना होगा। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, अब आपको उसे लाल और नीले लिटमस पेपर होता है एक, जिससे हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं, तो उससे हमें पता करना होगा रेड और नीला और लाल लिटमस पेपर से, जैसा कि फिगर 4.3 में दिखाया गया है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा?
इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? क्या ये सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है? रस्ट सस्पेंशन, जैसे ये फिगर है, ये है रस्ट का सस्पेंशन, इसमें कुछ रस्ट घुली हुई है, ये लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर है, और फिर ये रेड लिटमस पेपर है, हमने इसको इसमें डिप करा, तो अब ये रस्ट है हमारी, हमने इसे इसमें पोर करा थोड़े वाटर में, तो इसका कलर ऐसा हो गया। अब ये रस्ट सस्पेंशन को हमने इसमें लिया और फिर रेड लिटमस पेपर इस पर रखा। आपने क्या देखा? इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? अब आपको ये बताना होगा कि ये सॉल्यूशन कैसा बना, एसिडिक बना या बेसिक बना। तो अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक? तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये सॉल्यूशन बेसिक होगा तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर शो करेगा। डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या तांबा पे भी जंग लगती है? आई हैव सीन आ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल, मैंने ये देखा है हरा हरा ग्रीनिश कलर का कुछ जम जाता है किसके, तांबे के वेसल पर, तो वो क्या होता है? When a copper vessel is exposed to moist air for long, जब तांबे के कोई भी वेसल कोई भी सामान होता है तो वो उसे लंबे समय तक हल्के मॉइस्चर यानी नमी वाली हवा में जब रखते हैं लंबे समय तक, इट एक्वायर आ डल ग्रीन कोटिंग, फिर उस पर एक ग्रीन कोटिंग पैदा हो जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो ग्रीन मटेरियल होता वो किसका मिक्सचर होता? कॉपर हाइड्रोक्साइड का, CuOH2 OH का होल्ट H, एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3, तो ये कॉपर कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम ऐसे लिखते हैं। द फॉलोइंग इज़ द रिएक्शन, फिर ये रिएक्शन करवाते हैं हम, तो ये बनता है कॉपर कार्बोनेट। 2 लेंगे, 2 एटम्स लेंगे हम कॉपर के, एक वाटर का H2O लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एक, और फिर एक ऑक्सीजन। तो जब कॉपर तांबा और पानी मिलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, फिर ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये मॉइस्ट एयर होता है। मॉइस्ट एयर में ये प्रेजेंट होता है, कॉपर हमारे पास प्रेजेंट हो गया, तो उससे ये रिएक्शन हो गई कॉपर CuOH का होल ट्वाइस, तो उससे हमारा ये बन गया कॉपर कार्बोनेट, और ये बना CuCO3। CuCO3 तो कॉपर कार्बोनेट हो गया, और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बना हमारा। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, अब याद कीजिए वो एक्टिविटी जो आपने करी थी 7th क्लास में, जलाने वाला जो बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर, जो राख जो बची, द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर, जो राख जो बचती मिलती है हमें जब मैग्नीशियम रिबन जो जलता है, फिर उसे हम पानी में घोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, एंड टेस्टेड, फिर उसे टेस्ट करते हैं ये एसिडिक है या बेसिक नेचर का। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक? हाउ डू यू एसर्टेन दिस? You must have observed that the red litmus turns blue, so oxide of magnesium is also basic in nature. So oxide of magnesium कैसे होते हैं? basic in nature, क्योंकि ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम कैसे हो गए? बेसिक हो गए। लिटमस पेपर हमारा कैसे हो गया? रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू हो गया, तो वो हो गया हमारा बेसिक। तो इससे हमें पता चल गया ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम कैसे होगा? बेसिक इन नेचर। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और जनरल ऐसी
आम तौर पर भी मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के ही होते हैं। लेटर नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब आपको ये ऑब्ज़र्व करना होगा, नॉन मेटल्स की रिएक्शन ऑब्ज़र्व करनी होगी ऑक्सीजन के साथ। फिगर 4.4 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये आपको टीचर मैं करके दिखाऊंगा, मतलब अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लैग्रेटेड स्पून एंड हीट इट। आपको छोटा सा एक स्मॉल अमाउंट का पाउडर सल्फर लेना होगा। इन अ मतलब मुझे इन अ डिफ्लैग्रेटेड स्पून में लेना होगा और फिर उसे हीट करना होगा। इफ़ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मेटेलिक कैप ऑफ एनी बॉटल एंड रैप अ मेटल वायर अराउंड इट। अगर आपके पास मेरे पास डिफ्लैग्रेटेड स्पून नहीं है तो मैं क्या ले सकता हूँ, एक मेटेलिक कैप ले सकता हूँ बॉटल का, और फिर उसे काहे से रैप कर सकता हूँ, ढक सकता हूँ चारों तरफ से मैं लोहे के तार से। एंड गिव इट इन द शेप, जैसा कि इस फिगर में आप उसे फिर शेप दे देंगे जैसा कि फिगर 4.4a में दिया हुआ है। एस जैसे ये दिया हुआ है, इस पर फिर वायर लपेट देंगे, वायर इसके ऊपर चारों तरफ से ढक देंगे। इम्प्रोवाइज डिफ्लैग्रेटेड स्पून, ये इम्प्रोवाइज डिफ्लैग्रेटेड स्पून। एज सुन एज सल्फ़र स्टार्ट बनने, जैसे कि सल्फ़र जलना चालू होता है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार। जब सल्फ़र जलना चालू होता है फिर हमें उसके अंदर क्या रखना होगा, चम्मच स्पून रखना होगा इनटू अ गैस जार। गैस जार के अंदर हमें स्पून रखना होगा या गैस टम्बलर के अंदर। कवर द टम्बलर विथ अ लेड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस ड नॉट एस्केप। फिर उसके बाद हमें गैस टम्बलर को ढक देना होगा ताकि हमारी गैस निकल ना जाए बाहर को, उड़ ना जाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। फिर उसके बाद आपको स्पून निकालना होगा। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। अब छोटा सारा कुछ क्वांटिटी हमें पानी की लेनी होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, फिर उसे टम्बलर में इनटू द टम्बलर, उसमें टम्बलर में डालना होगा। फिर उसके बाद एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और फिर एकदम से ही उसकी लिड को हटाना होगा। शेक द टम्बलर वेल। फिर उसके बाद टम्बलर को शेक करना होगा। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। फिर हमें अपने सॉल्यूशन को चेक करना होगा ब्लू और लिटमस पेपर से, जैसे कि फिगर 4.4 में दिखाया गया है, जैसे ये इन्होंने दिखाया है। फिर ये तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर से इसके चेक करेंगे, फिर हमें इसकी एसिडिटी और बेसिक पता चल जाए, एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है ये। तो ये हो गया ये वाली एक्टिविटी। अब आ जाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस। नेम ऑफ द बेस, यहाँ पर आपको नेम लिखना होगा बेस का। जैसे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको अपनी कॉपी में एक टेबल बनानी होगी। फिर उसके बाद आपको ये लिखना होगा नेम ऑफ द बेस, जैसे कि ये लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आ गया मेटल, इसमें मेटल कौन सा हो गया, कैल्शियम। बेस में कौन सा मेटल आ गया, कैल्शियम। नेम ऑफ द एसिड, फिर उसमें एसिड लिखना होगा आपको, इसमें एसिड का नाम लिखना होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें नॉन मेटल कौन सा आ गया, सल्फ़र। तो ऐसे ही ये पूरी आपको टेबल बनानी होगी। यहाँ पर बेस का नाम लिखना होगा, यहाँ पर उसके मेटल्स का नाम लिखना होगा, यहाँ कुछ एसिड्स के नाम लिखने होंगे, और यहाँ पर उसके नॉन मेटल्स उसमें क्या प्रेजेंट है वो लिखना होगा। ये टेबल आपको बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। नेम द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो हमारा प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन से, सल्फ़र से और ऑक्सीजन से, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। अब इसमें जो बनी है हमारी क्या बनी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो when sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड डिज़ोल्व करी जाती है, पानी में घोली जाती है, तो
सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। द सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है वाटर H2O। तो ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरस एसिड। H2O और H2SO4, SO2 और H2O, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड ने पानी के साथ रिएक्शन करी तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड बन गया H2SO3। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो सल्फ्यूरस एसिड है वो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता। तो जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर एसिड इन नेचर। जो ऑक्साइड हो जाते हैं वो मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, वो कैसे रहते हैं, एसिडिक इन नेचर। रिकॉल द नेम ऑफ द laboratory acids and base you have read in class 7th। आपको कुछ नाम याद करने होंगे लेबोरेटरी एसिड्स के और बेस के, यू हैव लर्न इन क्लास 7th। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। टेबल 4.4 जैसा कि मैंने आपको बताया था वो आपको सेंड करनी होगी। तो आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। आपको पहचानना होगा मेटल को, नॉन मेटल को जो इसमें प्रेजेंट है और जो कि ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ क्या रिएक्शन होती है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। पानी के साथ क्या रिएक्शन करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करता है। इट रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। इट रिएक्ट्स विगरसली यानी बहुत तेज झंझनाहट के साथ ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ रिएक्शन शो करता है। सोडियम मेटल, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, और बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इस रिएक्शन में। इट इज़ देयर फॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है कभी भी, केरोसिन में, मिट्टी के तेल में सोडियम मेटल को रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर या फिर पानी के साथ। To be demonstrated by the teacher. During demonstration, special care should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain. जब हमें इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो फिर हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा कि हमें इसे बस सोडियम मेटल को बहुत एक वीट यानी गेहूं के दाने के बराबर लेना होगा हमें सोडियम मेटल को। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टंग्स, हमें इसे टंग से पकड़ना होगा। टंग्स एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे जैसे कि वो होता ऐसा औजार होता जैसा आपने प्लास को देखा होगा वैसे ही होता है टंग। मैंने पिछली वीडियो में वो भी आपको दिखाया था। टेक आ 250 ml बीकर गिलास टम्बलर। अब 250 ml का गिलास टम्बलर लेना होगा या फिर बीकर लेना होगा। फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, फिर उसे हमें आधा बनना होगा किससे, पानी से। नाउ केयरफुली कट आ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, अब हमें बहुत ध्यान से कट करना होगा सोडियम मेटल को। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, फिर हमें उसे सुखाना होगा फिल्टर पेपर से, साफ़ करना होगा एंड फिर उसे हमें ढकना होगा किससे, इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, फिर हमें उसे रुई में रखना होगा। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, अब सोडियम पीस को हमें ढक के
कॉटन में ढककर बीकर में रखना होगा। ऑब्जर्व केयरफुली, अब आपको ध्यान से देखना होगा। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, अब जो हमें ऑब्जर्व करना होगा तो हमें दूर खड़े रहना होगा बीकर से। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जब रिएक्शन ख़त्म हो जाए तो आपको तो फिर हमें छूकर देखना होगा इसे, बीकर को। व्हाट डू यू फील, आप तो हमने क्या फील करा इसमें। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या ये बीकर गर्म निकला। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या ये सॉल्यूशन एसिड बना या बेसिक बना। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, जैसा कि इस फिगर में शो करा गया है, सोडियम की रिएक्शन करवाई हमने वाटर के साथ। आप देख सकते हैं ये कितना हॉट होगा और कितना इसने कितनी तेज रिएक्शन करी। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर, हम आपने देखा कि ये सोडियम ने कितना विग्रसली वाटर के साथ रिएक्शन करी। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, और बहुत सारे और कुछ दूसरे मेटल्स होते हैं जो ये नहीं करते, जैसे कि आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, लोहे के साथ हम लोहे को पानी में डालेंगे तो वो ऐसा नहीं करेगा, बहुत स्लो करेगा वो। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। डू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, और फिर भी वो जो होते हैं हवा में बहुत रिएक्टिव होते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, जो ऐसे मेटल्स को हमें कहाँ स्टोर करने चाहिए, पानी में। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैच फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। एक फॉस्फोरस ये भी बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि आग को बहुत जल्दी पकड़ लेता हवा में। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए हमें इसे पानी में रखा जाता है फॉस्फोरस को, जो कि एक नॉन मेटल है। रिएक्शन विथ एसिड्स, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। अब हम देखते हैं कि कैसे मेटल और नॉन मेटल बिहेव करते हैं एसिड्स के साथ। एक्टिविटी 4.6 वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। अब जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है आपको उसके अपने चेहरे से, अपने फेस से दूर रखना होगा। यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करना होगा टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5, आपको कुछ सैंपल लेने होंगे मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, जैसा कि टेबल 4.5 में दिए हुए हैं, इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। फिर अलग अलग उन्हें टेस्ट ट्यूब में रखना होगा, फिर उन पर लेबल लगाना होगा ABCDF विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एट 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl। अब आपने ड्रॉपर की मदद से आपको 5 ml का लेना होगा डाइल्यूट, यानी एक होता कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी ज़्यादा होता, डाइल्यूट, और कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा, यानी उसमें उसका अमाउंट ज़्यादा होता और पानी का अमाउंट बहुत ना के बराबर या नहीं होता। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। अब 5 ml आपको ड्रॉपर की हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना होगा, फिर उसके बाद एक के बाद एक टेस्ट ट्यूब में डालना होगा। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, अब आपको इस रिएक्शन को देखना होगा। इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, अगर ठंडे सॉल्यूशन में आपकी कोई रिएक्शन नहीं होती तो आपको उसे गर्म करना होगा हल्का। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, अब आपको माचिस की तिल्ली लानी होगी टेस्ट ट्यूब के ऊपर, नियर द माउथ, जहाँ से वो खुला हुआ होता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब यही एक्टिविटी हमने पहले डाइल्यूट HCl लिया था, अब सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे।
इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट HCl की जगह। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। फिर ये ऑब्जर्वेशन करके हमें इस टेबल में लिखना होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स जैसा ये मैग्नीशियम रिबन, तो रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो रूम टेम्परेचर पे उसकी रिएक्शन कैसी थी और गर्म करने के बाद कैसी थी, तो यहाँ पर लिखना होगा। फिर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड पर रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम क्या क्या रिएक्शन थी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और गर्म करने पर। ऐसी एल्युमिनियम फॉइल की चेक करनी होगी, ऐसी आयरन की, कॉपर की, चारकोल की और सल्फ़र की। ये एल्युमिनियम फॉइल की चेक करनी होगी, ये फिलिंग की चेक करनी होगी, ये पील फ्लेक्सिबल वायर यानी छिला हुआ मुड़ने वाला तार तांबे का, उसकी चेक करनी होगी। चारकोल कोयले का जो पाउडर होता है उसकी चेक करनी होगी, और सल्फ़र पाउडर की चेक करनी होगी। इज देयर आर डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। क्या इसमें कुछ फ़र्क है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्ट करने में एसिड के साथ। What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? क्या पॉप साउंड आई कुछ केसेस में? आपने ये जो एक्सपेरिमेंट करा इसमें कुछ पॉप साउंड आई जब आपने माचिस की तिल्ले को इसके मुंह पर रखा टेस्ट ट्यूब के। You must have found that non-metals generally do not react with acids. Non-metals जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट मेटल्स विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट कर देते हैं एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, डेट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, और फिर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस जब वो जलते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और फिर पॉप साउंड जनरेट करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग। कॉपर तांबा जो था हमारा डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर और हीटिंग करने पर भी, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। Reactions with bases to be demonstrated by the teacher during the preparation of sodium hydroxide। ये आपको नहीं करना होगा, ये टीचर से करवाना होगा, या फिर आपको मैं ही करके बता दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन केयर शुड बी टेकन दैट pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तैयार करते समय हमें ध्यान रखना होगा डेट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हमें प्लास्टिक स्पैचुला का इस्तेमाल करना होगा। प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट्स इन 5 ml ऑफ वाटर। अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्रेश सॉल्यूशन तैयार करना होगा टेस्ट ट्यूब में। कैसे? 3 से 4 पैलेट्स लेने होंगे 5 ml वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, फिर जलती हुई माचिस की तिल्ली आपके इसके मुंह पर लानी होगी नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिर उसे आपको ध्यान से देखना होगा। What does the pop sound indicate? पॉप साउंड हमें क्या बताता है? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas। जैसा पहले हमने देखा पॉप साउंड क्या बताता है हमें? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है इसमें। मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और क्या निकलती है उसमें से?
हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाती है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन है, ऐसे समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। आपको याद करना होगा वो एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करी थी कॉपर सल्फेट की और आयरन की क्लास 7 में। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। उसी तरीके की कुछ रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। टेक 500 ml बीकर्स, आपको 500 ml के बीकर लेने होंगे एंड फिर उस पर लिखना होगा ABCD जैसा कि इस फिगर में शो करा है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, अब 50 ml पानी लेना होगा इसमें हर बीकर में। डिज़ोल्व इन ईच बीकर a teaspoon of each substance as indicated in figure 4.6a। फिर आपको हर बीकर में एक टीस्पूनफुल यानी एक चम्मच, छोटा चम्मच, मीडियम चम्मच ऑफ ईच सब्सटेंस एज, हर कोई से सब्सटेंस का एक टीस्पूनफुल सब्सटेंस लेना होगा जैसा कि फिगर 4.6 में शो करा है। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, फिर इस बीकर को ऐसे ही छोड़ देना होगा कुछ टाइम के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, फिर इसे हमें अपनी नोटबुक में लिखना होगा। तो इसमें लिया था हमने कॉपर और जिंक सल्फेट, और इसमें लिया था हमने कॉपर और आयरन सल्फेट। और इन बीकर में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें हमारे चेंज हो गया। बीकर ए, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें बना हमारा CuSO4 प्लस जिंक ग्रैन्यूल बने, कुछ ग्रैन्यूल्स बन गए हमारे जिंक के, और ये कॉपर सल्फेट बन गया हमारा CuSO4। इसके साथ ये हमने ये इसमें प्रेजेंट करा था कॉपर और जिंक सल्फेट, हमने इसमें डिज़ोल्व करा था, तो फिर इससे हमारा बन गया कॉपर सल्फेट कुछ आफ्टर सम टाइम। बीकर बी में हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 बनेगा, CuSO4। ये आयरन सल्फेट हमने रखा था और आयरन सल्फेट इसमें डिज़ोल्व करा था और कॉपर, तो हमारा कॉपर सल्फेट और आयरन नेल Fe बन गया। बीकर सी में हमारा जिंक सल्फेट ही ऐसा का ऐसा ही रहा एंड कॉपर टर्निंग, और कॉपर टर्निंग बन गया। और आयरन सल्फेट इसमें हमने लिया था तो ये वैसा ही रहा और कॉपर टर्निंग बनाया। जिंक सल्फेट लिया था और आयरन नेल, ये भी वैसा का वैसा ही रहा। इसमें हो गई हमारी फिगर 1 में, फिगर ए में और बी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बाकी ये इसमें कोई चेंज नहीं आया है, आप देख सकते हैं इन तीनों का कलर वैसा ही है, एग्जैक्टली द सेम color of the both three of both or and these both have different color in their beakers. What changes do you observe in the various reaction? आपने क्या बदलाव देखा इन सारे बीकर में? यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेज अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। आपने क्या बदलाव देखा? तो इसमें हमने पढ़ा कि एक मेटल ने दूसरे मेटल से अपनी जगह बदल ली एक्वस सॉल्यूशन में। What changes do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. पहले बीकर में जैसा आपने देखा कि जिंक ने किसकी जगह बदली? कॉपर की। कॉपर सल्फेट
से जो ये कॉपर सल्फेट कंपाउंड था हमारा, तो यहाँ पर कॉपर से रिप्लेस हो गया, कॉपर ने अपनी जगह बदल दी और जिंक इसकी जगह पर आ गया। दिस इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स। यही वजह है जिसकी वजह से नीला कलर जो है वो गायब हो गया कॉपर सल्फेट का। एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और फिर कॉपर मास का रेड लाल पाउडर जमा हो गया नीचे, रेड मास ऑफ कॉपर, जो कि कॉपर का बना हुआ कुछ मास पाउडर है वो नीचे जमा हो गया बीकर के, जैसा कि इस फिगर में मैंने दिखाया। कॉपर और जिंक सल्फेट, ये देख सकते हैं आप ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, कॉपर पाउडर। तो अब कॉपर, दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn। तो अब ये ब्लू कलर का था हमारा सॉल्यूशन, जैसे कि इस फिगर में ये वाला ये ब्लू था हमारा। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, अब ये है इसमें कॉपर सल्फेट और जिंक। ये ब्लू कलर वाले में क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट और जिंक। अब ये रिएक्शन हुई, हमने इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ा, तो फिर रखा, फिर जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर रेड, ये रेड कॉपर अलग हो गया और ये कलरलेस लिक्विड बन गया ZnSO4, जैसा कि इस फिगर में ये कलरलेस लिक्विड बन गया और नीचे ये जो है कॉपर डिपॉजिट हो गया, हल्का हल्का रेड कलर का है, जो इस फिगर इस इमेज में थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा है क्योंकि ये डिपॉजिट। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। आप ऐसे ही रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे ये कॉपर सल्फेट की और जिंक की रिएक्शन शो करी है, वैसे ही आप बी की रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना होगा ये रिएक्शन, फिर उसकी फ़ोटो क्लिक कर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। I have understood the reaction taking place in beaker A and B। मैंने ये दोनों रिएक्शन समझ लिए हैं जो कि बीकर ए और बी में हो रही है, बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज वाई देयर इज़ नो चेंज इन बीकर C, D and E। मैंने ये दो रिएक्शन तो समझ ली, मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि C, D, E में कलर चेंज क्यों नहीं हुआ। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो गया है जिंक का कॉपर के साथ बीकर सी में, एंड बाय आयरन इन बीकर ई, और आयरन का डिस्प्लेसमेंट हो गया बीकर ई में। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। इसी तरीके से आयरन डिस्प्लेस हो गया है कॉपर से, लोहा तांबे से डिस्प्लेस हो गया है बीकर डी में। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, बट वाई। क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि इसमें बीकर सी में कोई कलर चेंज होता हुआ हमने ये नहीं देखा, तो इससे हमने ये पता लगाया दैट कॉपर इससे हमें ये पता लगा कि कॉपर ने जिंक को रिप्लेस नहीं करा जिंक सल्फेट से। तो ऐसा क्यों? when zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? जब जिंक ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को बीकर ए में, तो उसने कॉपर ने जिंक को क्यों रिप्लेस नहीं करा बीकर सी में? ऐसा क्यों? रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्री। आपको ये याद रखना होगा, साइंस आर्बिट्रेटरी। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी। आपको ये याद रखना होगा, साइंस आर्बिट्रेटरी नहीं है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता मनमाने वाला
मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से ऐसा नहीं होता। तो इट फॉलोज डेफिनाइट रूल बेस्ड ऑन फैक्ट, ये कुछ नियम फॉलो करता है कुछ फैक्ट के ऊपर जो आधारित है। एंड द रूल हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। एक यहाँ पर कानून है जो कि ये है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता कॉपर से और आयरन से। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो इससे ही यही ये कानून है एक कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, वो रिप्लेस कर सकता हल्के रिएक्टिव मेटल को। बट अ लेस रिएक्टिव मेटल वन बस अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। मगर जो कम रिएक्टिव होता है वो रिप्लेस नहीं कर सकता जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को। यानी कोई अगर ज़्यादा ताकतवर है तो वो कमज़ोर, तो उसे कमज़ोर नहीं हरा सकता। ऐसे एग्जाम्पल करिए, किसी में फाइट हो रही है, कुश्ती हो रही है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, तो जो ताकतवर है, जो दिन में खूब हाई प्रोटीन खाता, प्रोटीन वाली डाइट खाता, और एक है जो बिल्कुल कम प्रोटीन वाली डाइट खा सकता, तो उसे वो हरा नहीं सकता जो बहुत कम खाता है, और एक है जो बहुत ज़्यादा खाता। तो वो मोर रिएक्टिव हो गया जो ज़्यादा खाता, तो वो उसे तो हरा सकता, उसकी जगह तो ले सकता है जो कम वाला है, कम वाले की जगह ले सकता। मगर कम वाला जो है, जो कम खाता है, वो ज़्यादा खाने वाले की जगह नहीं ले सकता, वो हार जाएगा फाइट में। तो बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। जो ताकतवर हमारी लोहा होता है, धातु होती है, कोई सी भी मेटल होता है मतलब कहने का, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता, वो तो रिप्लेस कर सकता, मगर कम रिएक्टिव वाला नहीं कर सकता। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। अब आप ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है बीकर डी और ई में, क्यों? अब आप ये समझ चुके हैं। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर? क्या आप अंदाज़ा बता सकते हैं, इनका सीक्वेंस लगा सकते हैं अंदाजे से अपने, जो मेटल मोर रिएक्टिव है और इसमें से कम रिएक्टिव की तरफ आपको सीक्वेंस बनाना होगा, जिंक, कॉपर एंड आयरन, और फिर मुझे इसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल के इस्तेमाल और नॉन मेटल के। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। आप बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं मेटल आर, हमारे मेटल्स कितनी चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारी मशीनों में देख सकते हैं, बाइक मोटरसाइकिल्स में देख सकते हैं, कार्स में देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स होगा ये सब, एरोप्लेन्स में देख सकते हैं आप, ट्रेन्स में देख सकते हैं, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, इंडस्ट्री में जो गैजेट इस्तेमाल होते हैं, कुकिंग, हमारे घर के खाने बनाने की चीज़ों में कितने इस्तेमाल, कुकिंग यूटेंसिल्स जैसे प्रेशर कुकर हो गया, फ्राई पैन हो गया, और एक्सेट्रा, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स। आप इससे भी वाकिफ़ हैं जो यूज नॉन मेटल्स के यूजेस के से भी वाकिफ़ हैं। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेट देम राइट। Non-metal is essential for our life which all living beings inhale during breathing. Non-metals बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, जो कि जितने भी जीव जंतु हैं यानी ऑल लिविंग बींग्स सांस लेते हैं हमारी ड्यूरिंग ब्रीथिंग, इनहेल करते हैं, मतलब सूंघना ऐसे बोल सकते हैं, ड्यूरिंग ब्रीथिंग जैसे हो गई हमारी ऑक्सीजन, वो क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइज़र, तो आप समझ सकते हैं कितने ज़रूरी हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते।
नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस चैप्टर्स में बता रखा है आपको कि फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन पर्पस, पानी को साफ करने के लिए भी बहुत सारे नॉन मेटल्स काम आते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑल वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, जो कि यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन। एस नॉन मेटल्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन होता है, जब हमारे चोट लग जाती है, कहीं पर भी घाव हो जाता है कुछ, तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, पटाखों में, फुलझड़ियों में नॉन मेटल्स का इस्तेमाल होता है। यू में ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आपने जो देखा होगा आप उस और बहुत सारे इसमें ऐड कर सकते हैं। आई हेड डेट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम। मैंने सुना है मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है पेड़ों में, पेड़ पौधों में। इन व्हाट फॉर्म्स इज इट इन फाउंड इन देम, और वो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माई बॉडी, व्हाट इज़ आयरन इन माई बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी। हमारी डॉक्टर जो रिपोर्ट बनाता है उसमें कई बार ये लिखा होता है आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी है आपकी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में आयरन कहाँ पाया जाता है? तो इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इन क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शंस में नए सब्सटेंस कैसे बनते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। ये सब्सटेंस अलग होते हैं जो कि हमारी रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, जिसमें मतलब रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्शन जो रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। नाउ इफ़ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोक डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोसाइड। अब अगर कोई सब्सटेंस टूटता नहीं है केमिकल रिएक्शन में, उसे ठंडा करने पर या गर्म करने पर, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है उसमें, कोई केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस टूटता नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? टूटता नहीं है तो उसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। उससे हम कहते हैं एलिमेंट। सल्फर इज एन एलिमेंट। अब सल्फर एलिमेंट हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया हमारा एलिमेंट, और हाइड्रोजन हो गया हमारा एलिमेंट। तो सो इज़ आयरन, ऐसे ही आयरन हो गया। कार्बन 2 इज़ एन एलिमेंट, तो ऐसे ही कार्बन हो गया। पीरियोडिक टेबल में यही सब एलिमेंट होते हैं जो आपके हायर क्लासेस में लर्न करनी होगी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एन एटम। जो सबसे छोटी यूनिट होती है एलिमेंट की उसे हम कहते हैं एटम। सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अगर एक सैंपल लें हम एलिमेंट का तो उसमें एक ही तरीका का एटम पाया जाता है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। जो एटम होता एलिमेंट का रिमेन अनअफेक्टेड, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसकी फिजिकल, अगर उस पर कोई चेंज करा जाए तो उस एटम पे, उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस एटम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा जैसे लिक्विड सल्फर है, तो ऐसे ही वो एटम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ऐसे ही वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ऑल्दो वी हैव इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। हमारे पास अनगिनत, अनकाउंटेबल और वैरायटी वाले सब्सटेंस हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में। द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दिस सब्सटेंस इज़ लिमिटेड। जो कुछ नंबर के एलिमेंट हैं
जो यही सब बनाते हैं और इनफाइनाइट बना देते हैं। कुछ नंबर के एलिमेंट मिलकर आपस में ऐसे इतनी चीज़ें बना देते हैं जो जिसे हम गिन नहीं सकते। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। 94 94 से ज़्यादा नहीं है एलिमेंट जो हमें कुदरती मिलते हैं। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनका इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन कराया मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, ज़्यादातर जो है वह है मेटल्स एंड लेस देन 20% आर नॉन मेटल्स। 20% से भी कम हमारे नॉन मेटल्स हैं, यानी हमारे पास 80% जो हैं वो ऑलमोस्ट मेटल्स हैं। A few are metalloids which possess characters of both metals and non-metals। और कुछ हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं जो कि क्या शो करते हैं, हमारे मेटल भी दोनों एक्टिविटी शो करते हैं, मेटल भी दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। सो थैंक यू सो मच एंड अगर इफ़ यू वांट मोर एजुकेशनल वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल and like, share and comment on my videos. So thank you.